2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके बाद एक डिज़ाइन के तौर पर किया गया, जेएनयू को टारगेट किया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ हमने देखा है, जामिया इस्लामिया के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया वो देखा, दिल्ली में क्या हुआ, उमर खालिद के साथ कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं और अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लें, उसके वाइस चांसलर को देख लें, कहीं ना कहीं आरएसएस कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये इन चीज़ों को आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक डिज़ाइन के तौर पर एजुकेशन या फिर युवा, आप जैसे युवा अगर आगे बढ़ें तो उन्हें रोका कैसे जाए या फिर एक ही आइडियोलॉजी पनपे, उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जब आप लोग विरोध करते हैं तो अब नया टर्म दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किया जाता है। 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, ये नारा सुना जंतर मंतर से। उन्हें लगा कि अरे ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं, तो उन्होंने फिर ये दिमागी नक्सल मार्केट में छोड़ा। तो आप जब कर रहे थे तब वो एंटी नेशनल नहीं था, लेकिन आप आज सत्ता में हैं तो लोग आपकी सरकार से खुश नहीं हैं, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो एक क्राइम हो गया। ये कैसी बात है? यूनिवर्सिटीज को बदनाम कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डिसमेंटल करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, जहां पे हम कंट्रोल कर पाए चीजें, कोई कुछ बोले तो सीधा एक्सपेल हो जाए, प्रोटेस्ट करने का स्पेस कम हो या ना हो बिल्कुल भी, इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया टारगेट होता है। तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स को, आपकी तमाम गालियां आपने लेफ्ट के आसपास इसलिए बनाई हैं ताकि आप लेफ्ट को बार बार एक ऐसी स्ट्रीम बनने से रोकें जो कि समाज में आइडियाज पॉपुलर हैं। आज जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो उमर खालिद को जानता है, उसके संघर्ष को जानता है और उसके रिलीज के संघर्ष में शामिल भी है। उमर खालिद का नाम भले स्टेज से ना लिया गया हो, सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा, उमर खालिद की फैमिली इस मूवमेंट को सॉलिडारिटी देने के लिए हमारे टेंट पे आई। एक तरफ राइट विंग जो उमर खालिद को गाली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, आप उनके फैमिली और उस पॉलिटिक्स को देखिए कि आप उसको गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उस मूवमेंट में भी शिरकत कर रहे हैं जहां पे वो देख रहे हैं कि ओपनली नहीं लिया जा रहा है उमर खालिद का। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो जंतर मंतर का मूवमेंट इस देश में संघ के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत का आगाज के रूप में आगे आने वाले समय में खुद को साबित करे। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले 2-3 महीनों से अगर इस देश में किसी चीज़ पर बात हो रही है तो वो युवाओं पर हो रही है कि कैसे युवा राजनीति बदल रहे हैं, कैसे युवाओं ने एक मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और जब हम इसकी बात करते हैं तो कांग्रेस जनता पार्टी की बात होती है कि कैसे दिल्ली के जंतर मंतर में हमने देखा सोनम वांगचुक ने वहाँ पर अनशन किया, लेकिन वो अनशन करने वाले अकेले नहीं थे। आप सभी को पता है कि उनके साथ ऐसे और कई लोग थे जो अनशन कर रहे थे। और हमारे साथ जो आज जुड़ी हुई हैं 29 साल की पीएचडी करने वाली जेएनयू की और आइसा की जो प्रेसिडेंट हैं नेहा बोरा, वो जुड़ी हुई है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है द टेलीस्कोप में। आप 1 महीने के टूर पर हैं, भारत भर में घूम रही हैं और आपने 23 दिन वहाँ पर अनशन भी किया था। आप लोगों के अनशन की वजह से हमने देखा कि कैसे ये जो कहा जाता था कि इस्तीफे यूपीए के काल में होते थे, एनडीए के काल में नहीं होते हैं, वो हो गया। कैसे रहे थे वो 23 दिन, उस समय अनशन जो आपने किया था, और उसके बाद अब आपका जो टूर है उसे आप कैसे देखते हैं? किस तरह का एक्सपीरियंस इन दोनों चीज़ों का रहा है? भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस तो बहुत पहली बार किया हुआ एक्सपीरियंस था, जिसमें एक लंबे समय तक ये रियलाइज हुआ हमें कि आप जब भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो आपका जो भी इंटेंशन हो, फॉर एग्जांपल शायद सोनम वांगचुक सरकार के आत्मा को अपील कर रहे थे, हम आम जनता की आत्मा को अपील कर रहे थे। आपका जो भी इंटेंशन हो, जब आम लोग ये देखते हैं कि आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं और एजुकेशन जैसे मुद्दे पे बैठे हैं, पेपर लीक ना हो इसलिए बैठे हैं, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो इसलिए बैठे हैं, तो वो एक बहुत सेंस ऑफ रेवरेंस महसूस करते हैं। इसलिए जब हम बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे
बार बार रिइटरेट करते थे कि हम भाजपा सपोर्टर होते थे, लेकिन हमें भाजपा को सपोर्ट करके आज कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे आने वाले समय में या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए इस सिस्टम में कुछ बचा ही नहीं है। अगर बच्चे सालों साल पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं साल दर साल, उनके परिवार पेट काट करके ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस अरेंज करते हैं, तो उसके बाद एग्जाम देने पे 50-50% चांस कैसे हो सकता है कि पेपर लीक भी हो सकता है। ये तो आप जीवन में जो संघर्ष करते हैं, जो सपने देखते हैं, उनको लात मारना हो गया एक तरीके से। वो स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि एक एग्ज़ाम क्रैक करने से अपने परिवार की तमाम गरीबी, तमाम जो मुश्किलें उनके परिवार ने झेली हैं, उससे बाहर निकाल लेंगे उसको। तो उन सपनों के ऊपर आप एक तरीके से मान लीजिए उनको ढा रहे हैं। तो इसलिए वो लोग जब हमारे पास आ रहे थे, बहुत इमोशनल होके अपील कर रहे थे कि हम वो माफ़ी चाहते हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनकी गलती है कि उन्होंने भाजपा को वोट किया, अब वो बैठ रहे हैं। इट वॉज अ वेरी कॉमन सेंटिमेंट कि ये भाजपा सरकार को सत्ता में लाना पुरानी जनरेशन की गलती है। बहुत हंसी भी आती थी हमें कभी कभी कि बार बार कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ी ने ये किया है, हमारी जनरेशन को समझ नहीं आया, हमने गलत आंक लिया, हमने गलत एनालिसिस किया है। तो ये बहुत हमें हंसाता भी था कभी कभार लोग रोते रहते थे। तो बहुत अजीब सा भी लगता था कि लोग 21 से 30-31 साल के बीच में हम लोग 6 लोग बैठे हुए थे। तो वो हम बहुत अजीब लगता था कि ये लोग जो हमसे 2 गुना 3 गुना उम्र में है, ये हमारे सामने आके रो क्यों रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस था। और उसके बाद ये जो हम लोग अलग अलग जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स से जाकर के इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर का ये मूवमेंट जिस दिन ख़त्म हुआ, या 20 तारीख को जो स्टेट रिप्रेशन देखा, उसके बाद जो गुस्सा उमड़ा, वो सिर्फ 20 तारीख की हिंसा के खिलाफ नहीं था। वो गुस्सा सालों से उबल रहा था देश के यंग लोगों, देश के तमाम लोगों के दिलों में। क्योंकि जो धोखा इस देश में मिला है लोगों को, वो सरकार जिसने विकास का प्रॉमिस पे आई थी, वो अपना गुजरात का मॉडल दिखाती थी कि ये डेवलपमेंट का मॉडल है, ये हम लोग स्थापित करेंगे। डेवलपमेंट के अलावा सब कुछ मिल गया है हमको नफरत की राजनीति मिल गई है। हमें प्राइवेट सेक्टर को कम्प्लीटली बेच करके, पब्लिक सेक्टर को बेच करके प्राइवेटाइज कैसे करना है वो मिल चुका है। हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। हमें मजदूरों के तमाम हकों को रौंदते हुए लेबर कोड्स मिल चुके हैं। तो बहुत कुछ मिला है, बस विकास ही नहीं मिला है। तो ये जो प्रॉमिस है, जो टूटा है और आज के समय में सबको क्लियर है, शायद ही भाजपा से ज्यादा अनपॉपुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के समय में है। अच्छा। स्पेसिफिकली यंग लोगों के बीच में मुझे लगता है। तो ये एक चीज को कंसोलिडेट करना, और वो यंग लोग जो आज, मैं सच बता रही हूँ, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर शहर में हमारे पास ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से, जो कह रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आप इसमें हमें सॉलिडारिटी दीजिए, आप इसको उठाइए, आप इस पे बात करिए। और वो लोग सच में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। आईएसआई में आईएसआई बिल के खिलाफ, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ, हैदराबाद में एचसीयू में भूख हड़ताल कल परसों टूटी है। 5 दिन में ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आप भूख हड़ताल से प्लीज उठ जाइए, आपकी जो मांगे हम मानेंगे, और कुछ चीज़ों पे इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होगी, कुछ चीज़ों को मान लिया गया है, वो मान लिया गया है। हम कोड़िकोड गए, वहाँ पे अनघा शशि हैं एक स्टूडेंट, जो जातीय भेदभाव के खिलाफ अपने मलयालम यूनिवर्सिटी के बाहर सिटिंग पे बैठी हैं। जिस दिन मुझे वहाँ उनसे मिलने जाना था, उस दिन हमें पता चला उन्हें एनुअल रिपोर्ट दे दी गई है। अच्छा। कि आप प्लीज़ आप उठ जाइए, आपको एनुअल रिपोर्ट हम दे रहे हैं। एफआईआर पहले ही रजिस्टर हो गई थी, एक इंसान अब्सकॉन्डिंग है तो उनको पुलिस तलाश रही है। वो अभी भी ऑफकोर्स कंटिन्यू कर रही हैं जब तक वो अरेस्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अकोमोडेटिंग मोड में है। हम बैंगलोर जाते हैं, चेन्नई, माफ़ कीजिए मैं चेन्नई भूल गई। चेन्नई में स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठे थे। वो अनीता जो अपनी जान ले लेती हैं क्योंकि उनको फेवरेबल जजमेंट कोर्ट से नहीं मिलता है, उन अनीता के भाई मनी बैठे हुए थे वहाँ पे प्रोटेस्ट में। उनके साथ कॉमरेड मोहन, कॉमरेड धनशेखर प्रोटेस्ट पे बैठे थे। 18 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने उनकी बात मानी और बोला कि हम
आपके इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, आपका मुद्दा हमारा सरकार का मुद्दा है, तमिलनाडु सरकार का मुद्दा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विजयवाड़ा में टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैंगलोर में APU में ISSC में जिस तरीके का क्रैकडाउन है, ISSC में इतने स्टूडेंट सुसाइड्स होते रहते हैं। अभी 4 दिन पहले एक स्टूडेंट का सुसाइड हुआ है। APU में इतना क्रैकडाउन है स्टूडेंट डेमोक्रेसी के ऊपर कि रीडिंग सर्कल ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 साल के लिए एक स्टूडेंट को निकाल दिया गया है। वो स्टूडेंट्स आए थे, उनसे हम लोग मिले, तो उनका एक पिटिशन है जो अब हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि लोग उसको साइन करें, सिग्नेचर पिटिशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। IIT दिल्ली में कल प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वही कहानी IIT बॉम्बे की है। स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स आके बता रहे हैं कि एक सेमेस्टर में अभी मतलब उनके ज्वाइन करने के बाद 3 सेमेस्टर्स में लगातार 3 सुसाइड्स हो चुके हैं। वो IITs जिनको पेरेंट्स इतनी उम्मीद की नज़र से देखते हैं, अगर IIT में एडमिशन हो जाता है घर में किसी का तो सेलिब्रेशन होता है, ग्रैंड मिठाइयाँ बंटती हैं, परिवार न जाने कितना अपना बाकी खर्च होल्ड करते हैं उन सालों में जब उनके घर में यंग लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं JEE या नीट की, और सब पैसा उसमें लगा देते हैं। आप क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली जनरेशन को IIT या नीट में, ताकि वो आत्महत्या करें? ये है इकोसिस्टम, ये पल रहा है IITs, AIIMS, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से व्यवस्थित है। तो उन पे बात नहीं होगी, इसी तरीके से सेंट्रलाइज रूप से एग्जाम्स होते रहेंगे, कोचिंग सेंटर्स बूम करते रहेंगे, जहाँ पे सारा प्रेशर अपने परिवार को गरीबी से निकालने का उस एक स्टूडेंट पे होगा, तो ये स्टूडेंट सुसाइड्स ऐसे ही आम बने रहेंगे। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग स्टूडेंट से मिल रहे हैं, एंड इट इज़ वंडरफुल टू सी कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे ये कैंपेन, तो हम लोग बोल रहे थे कि क्या स्लोगन होगा। तो ऑफ कोर्स अभी का स्लोगन हमारा ये है कि आप लड़िए और हम आपके साथ लड़ेंगे। बट वन ऑफ द स्लोगन्स वाज, व्हिच इज आल्सो अंडरलाइंग करंट ऑफ दिस कैंपेन, कि लेट 1000 जंतर मंतर्स ब्लूम। तो जंतर मंतर के बाद ये जो न जाने दर्जनों जंतर मंतर फूल की तरह खिल रहे हैं हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, ये इस कैंपेन का मोटिव था, जो हमें सच में दिख रहा है कि हो रहा है इस देश में। लेकिन जब आपने इतने सारे मुद्दे बताए और देश भर में कितने आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में बताया, क्या आप ये मानती हैं कि ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके बाद एक डिज़ाइन के तौर पर किया गया, JNU को टारगेट किया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ हमने देखा है, जामिया इस्लामिया के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया वो देखा, दिल्ली में क्या हुआ, उमर खलीद के साथ कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं और अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लें, उसके वाइस चांसलर को देख लें, कहीं ना कहीं RSS कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये इन चीज़ों को आप देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक डिज़ाइन के तौर पर एजुकेशन या फिर युवा, आप जैसे युवा अगर आगे बढ़ें तो उन्हें रोका कैसे जाए, या फिर एक ही आइडियोलॉजी पनपे, उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? और जब आप लोग विरोध करते हैं तो अब नया टर्म दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, दिमागी नक्सल टर्म तो वही हम लोग, आई थिंक साकिब गोखले ये लिख रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि जब उन्होंने 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र ये नारा सुना जंतर मंतर से, उन्हें लगा कि अरे ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर ये दिमागी नक्सल मार्केट में छोड़ा, जिसका सही मायने में कोई मतलब नहीं है। दिमागी नक्सल का क्या मतलब है कि वो इंटेलेक्चुअली अपने विचारों के आधार पे समाज में सिस्टम के खिलाफ आइडियाज प्रोपगेट कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? जब कांग्रेस सत्ता में थी या अलग अलग समय पे रही है, तो आप तो बार बार गिनाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल इस देश को लूटा है, तो उन 70 सालों में तो आपने जम के विरोध किया उनका। तो आपने ये तमाम चीजें की जिनको आप आज दिमागी नक्सल कह रहे हैं, आपने तो सिर्फ दिमाग से नहीं और भी बहुत रूप से किया। तो आप भी वही काम करते थे, तो आप जब कर रहे थे तो तब वो एंटी नेशनल नहीं था, लेकिन आप आज सत्ता में हैं तो लोग आपकी सरकार से खुश नहीं हैं, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो एक क्राइम हो गया। ये कैसी बात है? ये तो डबल स्पीक है आपका एक तरीके से। बट कीपिंग दैट असाइड, ये जो यूनिवर्सिटीज पे अटैक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए, दुनिया भर के जो कंजर्वेटिव राइट विंग फोर्सेस हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि आपके एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए वो मुख्य बिंदु क्या हैं जिन पे आप काम करते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैं उनको आप ढा दीजिए।
क्यों? क्योंकि कोई भी समाज खुद को कैसे देखता है, किस भाषा में बात करते हैं लोग एक दूसरे से, सही गलत को कैसे देखते हैं, जुल्म को क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस को क्या समझते हैं, सत्ता के साथ उनका कैसा रिश्ता होता है, सबसर्वियंस का होता है या एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें क्लियर समझदारी है कि सत्ता में बैठे लोग एक्चुअली पब्लिक को सर्व करने के लिए बैठे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी का रिश्ता होता है। ये तमाम चीज़ें जिन स्पेसेस से रेगुलेट और पुश आउट होती हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी के साथ, वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो समाज का डिस्कोर्स रेगुलेट करने में काम करती हैं। अगर कोई मशीन है जहाँ से आइडियाज़ चर्न आउट हो रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसलिए एक ऐसे सत्ता में लोगों का बना रहना जहाँ पे जी सर, यस सर, जी हुजूरी करने वाले लोग बने रहें और जैसी चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सपोज ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप सबसर्विएंट जेनरेशन को पैदा करिए, प्रमोट करिए, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक JNU को, जो कि जिसके की प्रोडक्ट्स आपके खुद के कैबिनेट में बैठते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स आपकी ब्यूरोक्रेसी को आबाद करते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं कि उनका रिसर्च में, एकेडमिक्स में कंट्रीब्यूशन है और लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों को, वो ऐसे लोगों से आप प्रोफेसर एमेरिटस है रोमिला थापर, हम सबको याद है जब उनसे बोला गया कि CV भेजिए अपना। तो इस तरीके की समझदारी या इस तरीके का रुख देश के इंटेलेक्चुअल्स के प्रति जिस सत्ता का है, उनका सीधा सीधा ये अटैक है कि लोग ये समझ ना जाएं कि वो पूछ सकते हैं कि आपकी डिग्री है कहाँ से, कौन सा वो यूनिवर्सिटी है जहाँ इंडायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस का डिग्री होता है। ये पूछ ना लिया जाए कि आपके कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं, आपने जिनको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर या बाकी राज्यों का चीफ मिनिस्टर बना दिया है, वो इतनी अनसाइंटिफिक बातें कि टेम्परेचर एक ऐसा AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जो हम नाप लेंगे, मतलब इस तरीके की बातें आज के दौर में जहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स को मालूम होता है एवरेज कि AQI टेम्परेचर नहीं होता है। तो आपने ऐसे लोगों की, ऐसे मूर्खों की जमात पार्लियामेंट में बिठा दी है जिन लोगों पे शर्म आ जाए हमें, अगर हमसे बाहर से कोई पूछ ले कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग सत्ता में बैठे रहे, मतलब देयर इज अ स्टोरी ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये चीज कि कोई बोल ना दे कि रात नहीं है बॉस, सुबह हो रही है, सूरज चमक रहा है, एकदम 12 बज रहे हैं, एकदम हाइट ऑफ डे है, तो ये चीज कोई बोल ना दे, इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज को बदनाम कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डिसमेंटल करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाए जहां पे हम कंट्रोल कर पाए चीजें, कोई कुछ बोले तो सीधा एक्सपेल हो जाए, प्रोटेस्ट करने का स्पेस कम हो या ना हो बिल्कुल भी। इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया टारगेट होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया तो इसलिए भी टारगेट होता है क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस को एक्सप्लेन अवे कैसे करेंगे ये बोले बिना कि मुसलमान इस देश में आबादी बढ़ रही है इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप कैसे बोलेंगे कि रिजर्वेशन आपके बच्चों के लिए इसलिए सीट नहीं है, आपके आगे यंग जनरेशन इसलिए सुसाइड करने पे मजबूर हो रही हैं क्योंकि देखिए ना, रिजर्वेशन की वजह से दलित, आदिवासी, OBC ने आपका सीट खा लिया है। तो आप ये अदराइजेशन कैसे कर पाएंगे अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए और उनको उनके ऊपर पर्दा डाल के अपनी कॉर्पोरेट लूट को खुलेआम करने के लिए, जब तक आप मुसलमानों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को अदराइज नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि असल में तो देश के दुश्मन ये हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट करने का वो भी एक एजेंडा है कि वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। AMU को टारगेट करने का वो भी एक एजेंडा है। JNU में जो पॉलिटिक्स होती है वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स डोमिनेंट है, तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स को, आपकी तमाम गालियां आपने लेफ्ट के आसपास इसलिए बनाई हैं ताकि आप लेफ्ट को बार बार एक ऐसी स्ट्रीम बनने से रोकें जो कि समाज में आइडियाज पॉपुलर हैं, इसलिए आप ये करते हैं। तो आपके पर अब तो मतलब मान लीजिए दिमागी नक्सल, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी ISI एजेंट, जॉर्ज सोरोस फंडेड, आपने इस देश के आम लोगों को
इनमें से कुछ ब्रैकेट्स में डाल दिया है. एंड नाउ ऑल दैट रिमेन्स इज एंटी नेशनल्स, ISI एजेंट्स. ये सब लेबल्स नहीं रह गए हैं. इस देश के आम लोग अब इन लेबल्स में यूनाइट हो चुके हैं. करेक्ट. और आप वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं और उस सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, इट्स यू वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री. मैंने आपके कई इंटरव्यूज भी पढ़े और 2-3 चीज जो हर जगह पर मुझे कॉमन दिखा कि जंतर मंतर पे भी मैं देख रहा था कि कुछ लोग थे जो लेफ्ट को आगे नहीं लाना चाह रहे थे या उमर खलीद शब्द से कतरा रहे थे, लेकिन आप हर जगह पर जाकर और इंटरव्यूज में भी आप JNU का भी जिक्र करती हैं, उमर खलीद का भी जिक्र करती हैं. तो ऐसे में जब आप देखती हैं कि जो जंतर मंतर पे हुआ या कुछ लोग कतरा रहे थे, आप उसे किस तरह से देखते हैं और आप क्यों हर जगह पर एकदम खुले तौर पर बताते हैं कि हाँ मैं JNU से भी हूँ और उमर खलीद के भी जिक्र आपकी ओर से लगभग हर जगह पर मैंने देखा, क्यों ऐसा? अब मैं ये कहती हूँ कि जंतर मंतर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इफ़ यू डोंट से उमर खालिद्स नेम, इस चीज़ से ये बात झुकलाई नहीं जा सकती है कि आज जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो उमर खालिद को जानता है, उसके संघर्ष को जानता है और उसके रिलीज के संघर्ष में शामिल भी है. तो आप एक स्टेज बनाएंगे जिसमें तमाम बातें होंगी, लेकिन आप कहेंगे कि हम उमर खालिद का नाम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बदनाम करेगा. ठीक है, एक कॉमन आपने एजेंडा बनाया है जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं और कुछ चीज़ों पे आपने बोला है कि आप स्टेज की तरफ से उस पर रेस्ट्रेन रखना चाहते हैं. ओके, आई मीन आप मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप खूबसूरती देखिए. उमर खालिद का नाम भले स्टेज से ना लिया गया हो, CJP के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा, उमर खालिद की फैमिली इस मूवमेंट को सॉलिडारिटी देने के लिए हमारे टेंट पे आई. उनकी मदर, उनके फादर, उनकी बहन हमारे टेंट पे आई और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ से चलिए उमर खालिद की बात करिए. उन्होंने हमसे कहा कि हमने उमर से बात की और उसने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है, आप इस मूवमेंट में ज़रूर जाइए और मेरी तरफ से जाइए. ये बात उन्होंने की. एक तरफ जहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स को ये लगता है कि उमर खालिद पे शायद उतना बात नहीं करें या समझ लें, वहाँ पे दूसरी तरफ से देखिए वो कितने खुले रूप से आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं. और मैं ये भी मानती हूँ कि जंतर मंतर पे जितना राइट विंग का मीडिया आकर के बस इंतज़ार कर रहा था कि कोई कुछ बोले और इस मूवमेंट को हम डिसमेंटल करें, तो ये जो उमर खालिद का नाम नहीं लेने का बात है, इट्स ऑफ कोर्स टू एन एक्सटेंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राइट विंग मीडिया. तो एक तरफ राइट विंग जो उमर खालिद को गाली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, आप उनके फैमिली और उस पॉलिटिक्स को देखिए कि आप उसको गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उस मूवमेंट में भी शिरकत कर रहे हैं जहाँ पे वो देख रहे हैं कि ओपनली नहीं लिया जा रहा है उमर खालिद का नाम. सी द कॉन्ट्रडिक्शन इस पॉलिटिक्स का, दोनों पॉलिटिक्स का. और दूसरा, ये बात बोलना इसलिए ज़रूरी है उमर की बात या JNU की बात, क्योंकि हम बिना इतिहास के एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अगर कोई भी मूवमेंट आज इस देश में खड़ा होता है तो वो एक इतिहास के साथ खड़ा होता है. उसने देखा है कि 2019 का इक्वल सिटीजनशिप का जो मूवमेंट चला उसमें क्या रिप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से तमाम हमारे साथी स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स अभी भी जेलों में बंद हैं. और उस स्टेट रिप्रेशन के जवाब में आपको आज के मूवमेंट्स कैसे कंसोलिडेट करने हैं, वो उस मेमोरी से ही आता है. किसी जगह पे बैठ जाना और वहाँ से ना हिलना, उसका अगर सबसे कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल हमारे पास है रिसेंट मेमोरी, वो 2019 का इक्वल सिटीजनशिप का मूवमेंट है. वो फार्मर्स जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे, 700 से ज़्यादा फार्मर्स, किसान शहीद हुए, पर वो वहाँ से जाने से मना कर दिए. उन फार्मर्स, उस फार्मर्स मूवमेंट की मेमोरी वहाँ पे शामिल है. ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट कि वहाँ पे किसान आंदोलन का जिक्र हो रहा था CJP के मंच से, लेकिन 2019 के मूवमेंट का जिक्र नहीं हो रहा था, जिस चीज़ को हम बार बार बोलते भी थे. क्योंकि अगर आप एंसेस्ट्री ड्रॉ करेंगे मूवमेंट्स की, तो आपको दोनों मूवमेंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन ने अपनी एंसेस्ट्री ड्रॉ की थी 2019 के मूवमेंट से. बार बार किसान ये बात असर्ट करते थे
कि शाहीन बाग की औरतों ने उन्हें सिखाया था कि बैठ जाना है। तो आप किसान आंदोलन से ड्रॉ करेंगे और उससे पहले से नहीं ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि जिससे आप ड्रॉ कर रहे हैं उन्होंने 2019 से ड्रॉ की है। और जेएनयू बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भाषा आयसा के लोगों से आपने सुनी है, वो भाषा जेएनयू के स्टूडेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, वहां से आती है वो भाषा। वो भाषा जो जेएनयू के स्टूडेंट मूवमेंट ने सिखाई है, उसी भाषा को हम जब अपने मुंह से कह रहे हैं, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं तो उन्हें खूबसूरत लग रही है वो भाषा। ये भी दिखाता है हमें कि आपने कुछ ऐसे टर्म्स क्रिएट कर दिए हैं राइट विंग ने, जो सुन के ही लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, अपने सोचने समझने की शक्ति पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। उमर खालिद सुना, बस बस अब को और कुछ नहीं सुनना है। इतना शोर हो जाता है हमारे मन में कि उमर खालिद के बाद अब कुछ सुना ही नहीं जा सकता है, एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। जेएनयू भी वैसे ही है, लेफ्ट भी वैसा ही कुछ टर्म्स हैं जो आपको राइट विंग ने सिखा दिया है कि इनके बारे में बस सुनना नहीं है, बस इनसे नफरत करनी है। क्यों करनी है? क्या आप जानते हैं जेएनयू का क्या मॉडल है पॉलिटिक्स का? जेएनयू आज भी कहता है कि जेएनयू में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी जेएनयू में पढ़ेंगे, और जेएनयू में जो गार्ड की नौकरी करते हैं उन वर्कर्स के बच्चे भी जेएनयू में पढ़ेंगे। उस मॉडल को जिंदा रखने का मॉडल है जेएनयू का। आज भी अगर हम डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात करते हैं, डेप्रिवेशन पॉइंट्स की इसलिए बात करते हैं क्योंकि इस देश में न जाने कितने ऐसे एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पे फॉर्मल एजुकेशन ढंग से नहीं पहुंच पाई है, तो ताकि वहां के लोगों को जेएनयू जैसे बेहतर पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले, इसलिए जेएनयू के स्टूडेंट्स लड़ते हैं कि वहां के स्टूडेंट्स को 3 से लेकर के 12 डेप्रिवेशन पॉइंट्स का रेंज में मिले, महिलाएं पढ़ सकें, गरीब स्टूडेंट्स पढ़ सकें। वो डेप्रिवेशन मॉडल है जेएनयू का। आप नफरत करते हैं उससे, आपके बच्चे पढ़ पाए जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, वो मॉडल है जेएनयू का। क्यों इतना नफरत करते हैं? वो लेफ्ट जिसकी भाषा आपको अब अच्छी लग रही है क्योंकि हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो लेफ्ट की वो किसी भूख हड़ताली की भाषा या नेहा की भाषा नहीं है, वो लेफ्ट की भाषा है। आपको हमारी भाषा इसलिए खूबसूरत लग रही है क्योंकि लेफ्ट की भाषा के कोर में इक्वालिटी है। वो इस चीज की भाषा है कि एक दूसरे से नफरत का समाज नहीं हमें बनाना है। सामने कोई भी खड़ा हो, और मैं एकदम खुले रूप से कहती हूँ कि कास्ट, क्लास, जेंडर, ये तमाम चीजों का समाज में डिवाइड है जिसके बेसिस पे हम एम्पैथी की बात करते हैं, लेकिन हर डिवाइड एक प्रोफेसर का एक स्टूडेंट्स के बीच और एक स्टूडेंट के बीच में जो हायरार्की है, उसमें जो एम्पैथी होनी चाहिए वो लेफ्ट के कोर में है। आप और हम बैठे हैं, आप एक रिपोर्टर है, ये कैमरा आपका है, आप जो सवाल पूछेंगे वो आपका है, ये माध्यम आपका है। आपके और मेरे बीच में, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो एक स्टूडेंट फोर्स के साथ आती है, आपके और मेरे बीच में भी एक पावर स्ट्रक्चर है, उसमें भी एक रिस्पेक्ट हो। ये तमाम चीजें कि समाज में जो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जो उनका एग्जिस्टेंस है, उसमें एक रिश्ता है, पावर हायरार्की है, उस रिश्ते में समानता होनी चाहिए। ये लेफ्ट का मॉडल है, इससे खूबसूरत मॉडल आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो तमाम लोग तुरंत रेड अलर्ट जिनके मन में होता है, वो चीजें समझें कि लेफ्ट एक्चुअली क्या है, जेएनयू का क्या मॉडल रिप्रेजेंटेशन है, उमर खालिद का हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं। थोड़ा सा पढ़ लें शांत होकर के, ये तमाम गुस्सा शांत हो जाए। मेरा आखिरी सवाल है, एक लास्ट सवाल आपसे यही है कि अब इसके आगे आप क्या देखते हैं? ये जो एक इस्तीफा हो गया, वहीं पर मामला खत्म हो जाता है, जेनजी बार आया, वहीं पर मामला खत्म हो जाता है, या इसके आगे क्या? क्योंकि आपने कहा कि लड़ाई अब बीजेपी से भी है, आरएसएस से भी है। कई लोग, जैसे कि आपने कहा, मंच से पॉलिटिकली बात नहीं कर रहे थे या बच रहे थे, आप खुलकर बात कर रही थी। तो अब इसके आगे की लड़ाई नेहा कैसे देखती हैं, और आगे की मेन लड़ाई क्या है, और जेनजी का इसमें क्या रोल रहेगा? ये मेरा आखिरी सवाल। नो, इट्स वेरी सिंपल, आई हैव सेड दिस एवरीवेयर कि जंतर मंतर का मूवमेंट खत्म हो गया ऐसे हम नहीं देखते हैं। वी वांट द जंतर, हम चाहते हैं कि जंतर मंतर का जो आंदोलन रहा, उससे जो इतने लंबे समय बाद जीत की ऊर्जा मिली, लड़ पाने की हिम्मत आज महसूस हो रही है, तो जंतर मंतर का मूवमेंट इस देश में संघ के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत का आगाज के रूप में आगे आने वाले समय में खुद को साबित करे। और हमारा ये जो कैंपेन है वो भी इसलिए है ताकि ये जो एनर्जी महसूस हो रही है, सिर्फ भाजपा को संसद से निकालने की नहीं, सिस्टम, वो सिस्टम जिसने ना जाने कितना निराश किया है हमें, उस सिस्टम को बदलने की जो लोगों के मन में इच्छा है, गुस्सा है,
उसको कंसोलिडेट करने के रूप में हर जगह जन आंदोलन हो, जहां पे जिस इंसान को इस सिस्टम से दिक्कत महसूस हो रही है, जिस तरीके की राजनीति इस देश में 1 दशक से ऊपर हो चुका है, लगातार चल रही है, जो नफरत हमारे रगों में दौड़ाने की कोशिश चल रही है, इसको खत्म कर दिया जाए सिरे से। इस चीज के लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और जेनजी इसमें पहली कतार में उतरे। हमारे पास ज्यादा एनर्जी है, हम यंग लोग हैं, हमारे पास आइडियलिज्म का एक हथियार है, एक जोश है जो शायद बाकी लोगों में एक तरीके से सेटल हो जाता है। उसकी ताकत के साथ यंग लोग इस मूवमेंट को लीड करें और सही मायने में एक बेहतर हिंदुस्तान, एक बेहतर समाज की तरफ बढ़े, यही आइडिया। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा कि आप जुड़े और आपने बातचीत की। दर्शकों, जब जेएनयू की बात होती है, लेफ्ट की बात होती है, और जैसे कि इन्होंने कहा बहुत जगह पर टैगलाइन लगा दिया जाता है, वो पत्रकारों से लेकर एक्टिविस्ट से लेकर स्टूडेंट्स हर पर लगाया जाता है। लेकिन आप सोचिए 29 साल की एक महिला किस तरह से पूरे सिस्टम को ना केवल समझ रही हैं, इस छोटे से इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ पर बात की है, ये डेप्थ भी जेएनयू से आती है। और जिस तरह से इनका पूरा सफ़र रहा है, कहीं पर इनके ऊपर इंक फेंका गया, कहीं पर कई सारे नारे लगाए गए, मंच से हटने को कहा गया, लेकिन इसके बावजूद देश भर में जिस तरह से इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये भी दर्शाता है। मंच से हटने को मुझे कहीं नहीं कहा गया। वो जो वहां पर लोग कह रहे थे, बीजेपी के लोगों ने जो जिस तरह से उन्होंने भी एजेंडा बनाने की कोशिश की। हाँ। उन्होंने भी मेरा नंबर लेकर के मुझे बोला, दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। हाँ। उनके 2 लोग आए जिन्होंने वो मीडिया को बोल रहे हैं। हाँ, वो मैंने आपको वो सुना, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो चलाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद आपके हिम्मत में जिस तरह से कमी नहीं आई, मैं उसकी बात कर रहा था कि ये दर्शाता है कि लड़ाई जो है वो कहां पर पहुंच चुकी है। और इसके बावजूद आप देखिए मुद्दे किसके, मुद्दे हैं यूनिवर्सिटीज के, मुद्दे हैं पढ़ाई के, मुद्दे हैं एजुकेशन को लेकर, उसे लेकर जिस तरह से आप बात कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया और समय निकाला। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, ज़रूर बताइएगा। या अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अगर अब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।